कोका-कोला प्रेजेंट्स रीप्ले। क्यों देर करें वो कहने में जो दिल में है। कोका कोला, अब खुलें दिल। दीगर इश्तिराक में शामिल है नेस्ले नेस्फ्रूटा 200 ml के 2 फ्लैप्स या 1 लीटर के 1 फ्लैप से 2 मैकडॉनल्ड्स मैक चिकन मील पे पूरे 500 का मुफ्त पाओ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। आपका मेजबान अब्दुल गफ्फार पुरान रीप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और पुरान में आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस के हवाले से। साउथहैम्पटन में जारी तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान की टीम एक बेहतर आगाज के बावजूद इस वक्त मुश्किलात से दो चार है और क्रॉली और सासिफ बटलर की सेंचुरी की बदौलत इंग्लैंड की टीम ने अपनी पोजीशन बड़ी मुस्तहकम कर ली है। आज बारिश के बायस जरूर खेल मुतासिर हुआ, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स को कोई खास मदद नहीं मिल सकी और बहुत सारे सवालात हैं जो पाकिस्तान की प्लानिंग पर उठते हैं। ना सिर्फ इस मैच में सिलेक्शन के हवाले से, अजहर अली की कैप्टनसी के हवाले से, इसके साथ साथ जब टूर में पाकिस्तान की टीम आ रही थी, हमने क्या प्लेयर्स जो पिक किए हैं, हमारी प्लानिंग क्या थी, फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट में नौजवान हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन हमने बड़ी बड़ी बातें की हैं। हम उनको अभी से वसीम वकार से कंपेयर करने शुरू हो गए और परफॉर्मेंस अब आपके सामने है। यंग फास्ट बॉलर्स हैं, टाइम लगेगा, लेकिन क्या इस तरह का बॉलिंग अटैक आप पहले ऑस्ट्रेलिया लेके गए, अब इंग्लैंड, तो कसूरवार कौन है? पाकिस्तान की टीम क्या इस हाल में अभी इन प्लानिंग्स की वजह से पहुंची है, या अगर हम माजी के ताने बाने जाके देखें तो पाकिस्तान के जितने पुराने चीफ सिलेक्टर या कोचेज रहे हैं, क्या उन्होंने कोई ऐसी प्लानिंग की थी कि पाकिस्तान जब आज से 1 या 2 साल बाद इंग्लैंड जाएगा तो हमारा पेस अटैक क्या होगा, हमारे जो रिप्लेसमेंट है अजहर असद नहीं चलते तो वो हमारे पास मौजूद, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो परफॉर्मेंस उस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉन अखबार के हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं रिशाद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम रिशाद साहब। तो सर, पहला टेस्ट जो है जीती हुई पोजीशन से हम हारे, दूसरे टेस्ट में बारिश ने काफी हद तक हमारी पोजीशन को बचा लिया, रिजवान ने अच्छे रन भी किए। तीसरे टेस्ट में अगेन अगर हम देखें तो 127 पे 4 आउट करने के बाद हमने 332 रन करा दिए। एक तो ये प्रॉब्लम है कि हम जीती हुई पोजीशन में आके मैचेस हार रहे हैं, एक वो पोजीशन है जहां हम आके पोजीशन को सरेंडर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कमी रह गई है, हमारी प्लानिंग ठीक नहीं है, सिलेक्शन ठीक नहीं है, या शाहिद अफरीदी ने आज से चंद साल पहले बड़ा एक कंट्रोवर्शियल लेकिन बड़ा हैरानकुन बयान उस वक्त लगा था, मुझे कुछ उसमें सदाकत नजर आनी शुरू होगी कि क्या अब हमारे पास वाकई टैलेंट खत्म होता जा रहा है? सर जी, अच्छा, इसमें मैं बिल्कुल गफ्फार एक बात ये कहूँगा कि टू बिगिन विद सबसे पहली बात जो है, जो इस क्रिकेट बोर्ड का, इस टीम का, इसके कैप्टन का जो कंपोजिशन है, उसमें आपको एक चीज मुश्तरक नजर आती है, वो है डिफेंसिव अप्रोच। ठीक है, एहसान मानी का डिफेंसिव अप्रोच, मिसबाह उल हक का डिफेंसिव अप्रोच, अजहर अली का डिफेंसिव अप्रोच। जब डिफेंसिव अप्रोच हर जगह है तो एग्रेशन और अटैकिंग उसमें से कहां से निकल के आएगा? मेरे ख्याल में मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि इस वक्त मेरे ख्याल है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में कोई एक बच्चा भी नहीं होगा जो इस वक्त अजहर अली की कप्तानी की तारीफ करे। इतनी बुरी कैप्टनसी की है, जैसे क्लोज इन फील्डर नाम की कोई चीज उसको पता ही नहीं कि कभी होती थी या होती है, या स्पिनर पे बुलाए जाते हैं। तो इतनी ज्यादा बेकार, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक अंडर परफॉर्मिंग जो टीम इस वक्त हमारी है नजर आ रही है। तो बेसिकली इस वजह से है कि कैप्टनसी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जैसी वहां कोई चीज ही नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे बिल्कुल आपने सही कहा, जो गलतियां हुई वहां पे, और रिकी पॉन्टिंग जैसे सीजन आदमी ने एक आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे इस बंदे पे, अजहर अली पे तरस आता है कि इनको कैप्टन किसने बना दिया। तो बात यह है कि जो आदमी बांग्लादेश से सीरीज 3-0 हार गया था वनडे क्रिकेट में, उसके बाद उसको कैप्टन बनाना, तो उसी वक्त सारी पूरी नेशन ने सर पकड़ लिया था कि भाई ये क्या डिसीजन है। तो भाई अब ये डिसीजन जो है आप उसको भुगत रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कॉज ये है। लेकिन जो टैलेंट की आपने बात की, उसमें मैं समझता हूं कि डेफिनेटली पाकिस्तान सुपर लीग से कुछ अच्छा टैलेंट भी आया, और जो हमें बैट्समैन इतने नहीं मिले लेकिन अच्छा टैलेंट भी आया। लेकिन फिर उसमें आकिब जावेद और कुछ और सीजन लोग जो हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है कि 4 ओवर एक बॉलर को करने पड़ते हैं पीएसएल में, बिल्कुल तो उसको कहां से वो एक्सपीरियंस मिलेगा, कहां से जब उसके ऊपर रन्स बनेंगे एक पूरे दिन में, 3 डे मैच में, 4 डे मैच में, तो वो लर्न कैसे करेगा जब वो 4 ओवर्स करके ही, और वो एक जनाब 4 ओवर में अगर 2 विकेट ले ले तो वो बहुत बड़ा शेयर बन जाता है। तो वनडे क्रिकेट तो मारने का गेम है, T20 क्रिकेट मारने वाला गेम है, उसमें विकेट्स आउट भी हो जाते हैं। लेकिन असल में जितने फर्स्ट क्लास गेम्स आप खेलते हैं, उतना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उतनी मेंटल टफनेस आती है, उतना तजुर्बा आता है। जहीर अब्बास साहब से एक दफा मुझे याद है मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इतना मुश्किल था पाकिस्तान के लिए खेलना, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा लगता था मुझे कि कायदे आजम ट्रॉफी खेलना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। कायदे आजम ट्रॉफी में आपको चांस मिले
PIA के 11 में आपको खेलने का चांस मिले तो वो एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने कहा उसका एक अलग कोई अवार्ड होना चाहिए था। तो वो कहाँ वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट गई पाकिस्तान की। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ठीक निशानदेही की। लेकिन अभी अगर आपको ताजा तरीन सूरत बताया तो इंग्लैंड का स्कोर 401 रन, वही 4 खिलाड़ी आउट हैं। जैक क्रॉली जिनका इससे पहले फर्स्ट क्लास में कोई बड़ा स्कोर नहीं था, स्ट्रगल कर रहे थे कैरियर में, 205 रन बना चुके हैं, 26 चौके लगाए हैं। इसके साथ साथ जोस बटलर की बात करें, पिछले टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट में अगर आपको याद होगा, उन्होंने क्रिस वोक के साथ मिलकर जीता हुआ मैच पाकिस्तान से छीना और इंग्लैंड की जो एक बड़ी मुश्किल जीत को आसान बना दिया। तो 401 रन पे 4 आउट है। रिशाद साहब, पहले ओवरऑल प्रॉब्लम की तरफ हम आएंगे, लेकिन जो कहते हैं ना, इस पर दीवार पे सामने जो हमें एक चीज फेस करनी पड़ रही है, और साउथहैम्पटन टेस्ट में पाकिस्तान उतरा तो हमें एक जीत की जरूरत थी, हम अनचेंज चले गए। एक प्रॉब्लम जो मुझे कल दिखाई दी, और रमीज राजा ने अपने यूट्यूब चैनल पे बड़ी अच्छी निशानदेही की, कि अगर आपने यासिर शाह से पहले 1.5 घंटे में ही बॉलिंग करवा लेनी थी, और कल 28 ओवर आपने उनसे करवाए, आप क्या एक बॉलर शॉट खेल रहे हैं, या तो फिर आपको शादाब को खिलाना चाहिए था अगर आपने रीड कर लिया कि विकेट स्पिन है, या अगर आपके फास्ट बॉलर इस काबिल नहीं है कि वो विकेट ले सकें, तो फिर यासिर शाह के ऊपर अकेला बर्डन आप डाल रहे हैं। ये जो सिचुएशन है, 401 रन, 4 खिलाड़ी आउट, आपके ख्याल में कल से लेके पाकिस्तान अब तक, और जैसा मैंने कहा इंट्रो में कि 127 पे 4 आउट करके अब तक हम कोई विकेट हासिल नहीं कर सके, ये आपके ख्याल में क्या फैक्टर है कि हम विकेट हासिल कर लेते हैं, प्रेशर में अगली टीम को ले भी आते हैं, लेकिन जब काउंटर अटैक होता है हमारे बिल्कुल हाथ पांव फूल जाते हैं। जी बिल्कुल, आप वहां पे भी यही अजहर अली की एक इनकॉम्पिटेंट कैप्टनसी की बात आ रही है कि जहां पे हमने पहला टेस्ट जो हारा 117 पे 5 इंग्लैंड को करके, और इतनी जबरदस्त पार्टनरशिप वोक्स और सीरीज ना, बिल्कुल मौका हमें दोबारा मिलेगा नहीं, वो एक हमने मौका अपने हाथों से रिशाद साहब गवा दिया। बिल्कुल, और वो उसने बहुत से जो इंग्लैंड के एक्सपर्ट्स हैं चैनल पे, वो मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद है कि बड़े अनबायस्ड और बड़े फेयर क्रिटिक्स हैं। उन्होंने ये बात खुद कही कई दफा कि पाकिस्तान अटैक क्यों नहीं कर रहा, 5 विकेट ले लिए 117 पे, और फिर आप उनका भी T20 क्रिकेट की पेस से बटलर और वोक से स्कोरिंग की, किसी तरह का चेक और बैलेंस उन पे था नहीं, पीटर्स को बाउंड्री पे नासिर हसन ने निशानदेही की कि क्रिस वोक पूरे दुनिया को पता है कि शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकते, आपने उनके सामने स्पिनर्स लगा दिए थे। तो क्या हमारी टीम मैनेजमेंट में इस पर मिसबा है, यूनुस बैटिंग में है, वकार एज अ फास्ट बॉलर, मुश्ताक, यूनुस सबके होते हुए इतनी मेजर और इतनी बेसिक गलती हो रही है सर? जी हाँ, नहीं बिल्कुल गफार, ये बड़ा की पॉइंट है आपका कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो टीम है उससे कहीं ज्यादा हैवी वेट हमारा टीम मैनेजमेंट है। बिल्कुल ठीक, वो लोग जो हैं वो ऐसे ही मौकों के लिए तो होते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद मिसबा यूनुस को कहीं खेलना ना पड़ जाए, तो हमारी टीम की मौजूदा हालत है। लेकिन वही वो ऐसे मौकों के लिए तो वो होते हैं जो लोग कि जब कोई मुश्किल पड़े, जब टीम मुश्किल में हो, तो चले आपको बीच के फील्ड में उनसे कम्युनिकेट करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन लंच ब्रेक में, टी ब्रेक में आप उनको गाइड करते हैं कि तुम लोग ये चीज गलत कर रहे हो, ये फील्ड प्लेसिंग करो, इस तरह से अटैक करो। ये एक हमारे जो कॉलीग हैं आदिया रशीद, उन्होंने बस यही पॉइंट किया कि जब 117 पे 5 पाकिस्तान हो गया था और अजहर अली अटैक नहीं कर रहे थे और रन्स बड़े फ्रीली बन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक पॉइंट ऐसा आया कि जब टी ब्रेक हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि जो क्रिकेट के सही मानो फॉलोवर्स हैं उनको ये एक उम्मीद थी कि अब जब टीम अंदर जाएगी सोचेंगे, प्लान करेंगे कि हम क्या गलत कर रहे हैं, वर्स्ट प्लान के साथ वापस। एग्जैक्टली, मैं वही कहने वाला था। तो अब हम इस बात पे कहाँ जाएं? क्या, बिल्कुल आपने वर्ड यूज किया, बल्कि क्रिकेट फैंस तो कहते हैं सर हम कहाँ जाके मारे हैं, कि जहां हमें उम्मीद थी कि थिंक टैंक बैठा है, और बल्कि कुछ लोगों ने निशान देखिए, अगेन हमारे लेजेंड्स हैं, वकार यूनुस की जो बॉलिंग है उस पर किसी को कोई ग्रेटनेस पे किसी को कोई शुबा नहीं है। देखिए एक शख्स ने बड़ा अच्छा तबसरा किया, उसने कहा कि जब क्रिस वोक्स बैटिंग करने आए तो दुनिया भर में अब ये होता है कि लैपटॉप के ऊपर बैठे हुए आपके एनालिस्ट आपको वहीं पे चीज गाइड कर देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हम सब तो ग्राउंड के अंदर बाहर बालकनी में आराम से धूप बैठने के अंदाज से बैठे हुए थे, आपको लगता है कि ये कोचिंग का सही अंदाज है? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। मैं तो समझता हूँ बिल्कुल सिर्फ एक यूनुस खान बाज़ दफा नजर आए जो नोट्स ले रहे थे, अदरवाइज कि कोई आदमी इस तरह का कंसर्न नहीं था कि वो किसी की वीकनेस किसी को बता रहा हो या कुछ देख रहे हो, जिस तरह के इमीडिएटली लैपटॉप पे। मुझे याद है कि कई दफा ऐसा होता है कि हम देखते हैं फॉरेन टीम ऑस्ट्रेलिया वगैरह की, इमीडिएटली जब बैट्समैन आउट होके आता है तो फौरन वो वीडियो एनालिस्ट के साथ बैठता है, होते हैं व्हाट्सएप के अंदर दिखा रहे, वो दिखा रहे होते हैं कि तुम किस तरह आउट हुए, किस डिलीवरी को तुमने मिस किया या क्या तुमने गलत कैच दिया। उस तरह की गाइडेंस ही तो चाहिए इस पाकिस्तान टीम को
कि अब इतने हैवी वेट सपोर्ट स्टाफ के बावजूद अगर हमारा ये असर हो रहा है, आई एम सॉरी टू से कि सपोर्ट स्टाफ हमारा आया। पहले मिसबाउल हक से हम स्टार्ट करते हैं, बीइंग अ हेड कोच, चीफ सिलेक्टर, बीइंग अ बैटिंग कोच व्हेन टू स्टार्ट विद। उस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी एसोसिएट थे, अब सुना है कि शायद उनको वहां से फारिग कर दिया गया है। फिर हमारे पास वकार यूनुस की एंट्री होती है, यूनुस खान की एंट्री होती है, मुश्ताक अहमद की एंट्री होती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर बड़ा अजीब है। शायद ये दुनिया में इंग्लैंड में भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, एशले जायज काम करते रहे हैं, एंड्रयू स्टॉस ने काम किया, जॉनथन ट्रॉट हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये आम तासुर ये बन गया है कि हमने जो रिसेंट हायरिंग्स भी की हैं, चाहे वो जितने भी कोचेस की हैं, सकलैन मुश्ताक हो, नदीम खान हो, जितने भी लोग जो है वो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में, लोग कहते हैं कि शायद पीसीबी की ये पॉलिसी है कि जो लोग आप पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप उन्हें जॉब दीजिए, आपका काम आसान हो गया। इतने बड़े नामों के बावजूद कोई डिफरेंस फिलहाल नहीं नजर आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा, स्पेशली अगर आप बेसिक चीजों की बात कर लें। जी हाँ, नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और बिल्कुल एक बात मैं जरूर कहूंगा गफ्फार के इस पूरी सीरीज में अभी आज भी मैं कमेंट सुन रहा था माइक एथर्टन के और लोगों के, वो ये कह रहे हैं कि दिस इज द फ्लैटेस्ट विकेट ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये वाला जो है ये उस पिच पे गेम नहीं हो रहा जिसपे साउथहैम्पटन का पिछला टेस्ट हुआ था, ये दूसरा पिच है। अब बात तो ये है कि इंग्लैंड इतनी कन्विंसिंग पोजीशन में अगर 500 बनाता है तो हम कम से कम ये कि 350 तो बनाए, अगर ये इतना ही फ्लैट विकेट है। लेकिन इसी फ्लैट विकेट पे हमारे बैट्समैन का जो हशर होगा, उसके बाद फिर आप क्या कहेंगे कि भैया क्या है फ्लैट विकेट है या उनके ब्रेक की तरह मैं जा रहा हूँ कि हमने पहले टेस्ट में 2 स्पिनर्स खिलाए थे, इस विकेट पे यासिर को आपको 1 घंटे में लाना पड़ गया। मुझे तो लगता है सिलेक्शन की भी यहाँ प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करते हैं, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की जो प्लानिंग रही है इस पूरी सीरीज में, स्पेशली अगर हम बॉलिंग यूनिट को उठा के देखें और फिर इनके हवाले से जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे यंगस्टर्स के हवाले से, उसको डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। इनके अनपढ़ होने में आपका भी हिस्सा है, बच्चों को पढ़ने में मदद करें। जागो, डॉन न्यूज, बदल डालो अपना कल। क्यों देर करें वो कहने में जो दिल में है, कोका कोला, अब खुलें दिल। तो साउथहैम्पटन टेस्ट का तीसरा रोज और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही इस पर स्ट्रगल कर रहा है इंग्लैंड के खिलाफ। दूसरा दिन बल्कि माफ कीजिएगा। और रिशाद साहब ने बात की थी कि जो अजहर अली की कैप्टनसी है, चले वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी जो बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को ये बताने का आप क्या कहेंगे कि जब एक बैट्समैन ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था, 2 साल से रन नहीं हो रहे, ऑलरेडी वो खुद ये कह के क्रिकेट छोड़ चुके हैं, कैप्टनसी छोड़ चुके हैं कि मेरी गेम पर असर पड़ रहा है। ये जो अजहर अली को कप्तान बनाया गया सरफराज अहमद की जगह, चले बाबर को हम फिर भी बहुत सारा मार्जिन दे सकते हैं बिकॉज ही इज वर्ल्ड क्लास प्लेयर, पाकिस्तान की ब्रांड है और फ्यूचर है। अजहर अली को जब कैप्टनसी दी गई बहुत ज्यादा एतराज हुआ। ये जो बोर्ड का डिसीजन था, मैंने जितने लोगों से बात की वो कहते हैं जी जल्दबाजी में लिया गया, सरफराज को सिर्फ हटाना मकसद था। आप ही क्या राय है? नहीं, मैं नहीं समझा कि सरफराज को, ये एक्चुअली जो मिसबाह हक का माइंडसेट है, जो मैंने शुरू में कहा, वो उनका ये माइंडसेट है कि कोई ऐसा ही आदमी लो जो आपको सिर्फ यस कहता है, वो कहीं आपसे डिसएग्री ना करे, वो ही अजहर अली है। वो अजहर अली उसके अंदर वाइस कैप्टन भी था, ऐसा ही आदमी जो यस करता रहे, यस मैन रहे, वही अजहर अली है। और जिस तरह से अभी भी इतने उसके बाद भी आप अजहर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, उनके पॉडकास्ट सेशन, उनके स्टेटमेंट्स देख लें, जिस तरह के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, वो आई थिंक बिल्कुल एक कोई मैच्योर कैप्टन के स्टेटमेंट्स ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सेकंड टेस्ट में हमारे पॉजिटिव है, हमारा पल्ला भारी था इंग्लैंड पे। ठीक है, आई मीन व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट इज दैट? अब तो लोग जो है वो जीता हुआ था, बहुत अच्छा खेल गए, हम तो अच्छा खेल रहे थे, वो बेहतर खेल के जीत गए। वहाँ पे ये स्टेटमेंट था बटलर की बैटिंग। बिल्कुल भाई, अपनी कैप्टनसी पे बात नहीं कर रहे। अगर कोई आदमी एक ऑब्जेक्टिव उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो तो वो सबसे पहले तो ये कहेगा कि हमने बहुत गलतियां की, इसलिए भी हम हार गए। सर क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, उनकी मैनेजमेंट का कि आपने अजहर अली को कप्तान क्यों बनाया? आपके पास शायद कोई यंगस्टर ग्रूम हो सकता है, दुनिया में मिसालें हैं। ग्रैम स्मिथ डायरेक्ट कैप्टन बने और उसके बाद 22 साल की उम्र में कप्तानी करके वो बड़े कप्तान बन गए। इसी तरह आप देखें धोनी को कप्तान बनाया गया भारत का, वो 10 साल कैप्टन रहे। हमारे यहाँ बहुत चेंजेस हो रही है कैप्टनसी की, और सरफराज के जाने के बाद जिस अंदाज से अजहर अली को कप्तान बनाया गया, ये बोर्ड का कितना आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला था? जी हाँ, ये भी है गफार, बिल्कुल बात आपकी सही कह रहे हैं। देखिए इसमें
जो भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं और उसमें पुराने फॉर्मर क्रिकेटर्स जो नॉलेजेबल उसके क्रिटिक्स होते हैं जो गेम को एनालाइज करते हैं उनकी राय ली जाती है चीजों में। ठीक है। यहाँ पे अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी लोगों की राय लेने का कारण राय ली जाती है ना। देखिए मिकी यादव को हटाना था तो मिसबाउल हक कमेटी में थे, उनकी राय ली गई, उनको हटाया गया, फिर मिसबाउल हक खुद बाद में हेड कोच बन गए, तो राय तो ली गई सर। बिल्कुल जी हाँ। लेकिन वो राय जो है वो सिर्फ एक तरफ इस्तेमाल हुई, दूसरी तरफ अपना मफाद था। ये कितना बड़ा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये मिसबाउल हक का ना कोई कोचिंग एक्सपीरियंस है, ना इवन कोई सिलेक्शन का एक्सपीरियंस है, और फिर इतनी मेजर पोस्ट दे दी गई जिसका प्रेशर वो फील कर रहे हैं। अच्छा, और उसके अलावा आप मुझे बताएं कि जितनी भी पोस्ट उनके पास थी उस हर पोस्ट के लिए तो एक आदमी टीम में आ गया, स्पिन बॉलिंग कोच, फास्ट बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच यूनुस खान, तो फिर मिसबाह का काम क्या रह गया? हेड कोच क्या कर रहे हैं? बोर्ड कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में हमने पीएसएल में मिसबाह को इसलिए अपॉइंट किया था क्योंकि अभी वो सीख रहे हैं और उनकी फ्रेंचाइज सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हुई। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये इतनी मेजर गलतियां, लेकिन गफार ये बात है कि इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी इसमें एहतसाब होना चाहिए, टीम का भी होना चाहिए कि आप पूरी कौम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, अपने गलत फैसलों पर अड़े हुए हैं, गलत फैसले पे गलत फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए जवाब भी नहीं है कि आप कहीं सॉरी तो कहें, कहीं ये तो कहें गलती हुई, या अभी हमें चलें एक बहुत ही बुरी सीरीज खेलने के बाद कम से कम कोई ऐसा फैसला सामने आया कि अजहर अली को कप्तानी से हटा दिया गया, तो फिर भी लोग कहेंगे कि चले वो एक चीज जो पीसीबी ने शायद इस तरह से एंटिसिपेट नहीं की थी। आपको लगता है सर कि इस टेस्ट मैच में अगर हम अभी चूंकि क्रिकेट बाकी है, शायद हम तो अभी भी ये कहेंगे कि वो बड़ी टीम हो, बड़े बड़े प्लेयर्स चाहे स्टीव और रिकी पॉन्टिंग, द्राविड, तेंदुलकर, इंतजाम, उन्होंने हमेशा फॉर्म खोने के बाद बर वक्त रन किए और अपने कैरियर को रिवाइव किया। डू यू थिंक कि असद शफीक, अजहर अली हैज दिस कैपेबिलिटी, क्योंकि 70-80 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद उनका जो एक कोई स्टेटस ही नहीं है, उनको कोई ओपोनेंट टीम में काउंट नहीं करती, इनको कोई थ्रेट नहीं है। आपको लगता है इस टेस्ट मैच में अगर ये दोनों परफॉर्म नहीं करते तो फिर क्या इनके एक्शन, इनके कैरियर पे क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल इनके करियर्स आर ऑलमोस्ट ओवर, क्योंकि ये जैसे आपने अभी भी कहा कि इतना अरसा हो गया एक ऐसे आदमी को कैप्टन बनाना जो मुसलसल फेल हो रहा है। ठीक है। तो अब बैटिंग में फेल हो रहा है, कैप्टनसी तो उनसे हो नहीं रही, तो ऐसे आदमी को कैप्टन बना देना, उनके बैटिंग फेलियर्स, फिर असद शफीक की भी वीकनेसेस सबके सामने आती चली जा रही है, वो रिपीटेडली स्लिप्स में आउट होते हैं या बोल्ड होते हैं या अभी होते हैं, तो वो अच्छा। लेकिन ये कि सपोर्ट स्टाफ की फिर मैं बात करूंगा कि यही चीजें तो आपको दूर करनी है, इंप्रूव करनी है। आप यार खेलना तो उस आदमी को नहीं सिखा सकते, लेकिन उसकी गलतियां तो कुछ दूर कर सकते हैं। उस पर अगर आप पॉइंट नहीं कर रहे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ क्लाइव लॉयड का, कि क्लाइव लॉयड किस तरह साइकोलॉजिकली वो यूज करता था। जोएल गार्नर जो वेस्ट इंडीज के माने हुए फास्ट बॉलर थे, एक दिन वो बॉलिंग कर रहे थे और 5-6 ओवर कर चुके थे इंग्लैंड में और उनसे कोई खिलाड़ी आउट नहीं हो रहा था, तो क्लाइव लॉयड ने जोर से अपने फील्डर्स को आगे बुलाया। उन्होंने कहा कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी फील्डर्स, क्योंकि जोएल गार्नर जो है ये आउट ऑफ फॉर्म है। तो जोएल गार्नर ने सुना तो फुल रन अप पे चले गए और उन्होंने जो बॉलिंग की वो 6 विकेट लिए, उसे इंग्लैंड को हटा दिया। साइकोलॉजिकली कैप्टन जो है बॉर्न कैप्टन होते हैं, लीडर्स होते हैं, और अजहर अली के मुतालिक ये लोग बात नहीं करते क्योंकि उनकी जो स्ट्रगल है। साथ साथ अगर हम इस सीरीज में पाकिस्तान की बॉलिंग का एनालिसिस करें शाह साहब, तो दौरे ऑस्ट्रेलिया में भी वहां को तो चले टेस्ट क्रिकेट में आप बहुत अरसे से नहीं खिला रहे थे, लेकिन आमिर ने जिस अंदाज से टेस्ट क्रिकेट छोड़ी और फिर हम जिस तरह के बॉलिंग अटैक से टूटे फूटे, बिल्कुल हमें पता नहीं था, डेब्यू करा रहे हैं नसीम को, मूसा को, अब मूसा बेचारे T20 टीम में भी नहीं लिए कि उस तरफ में आऊंगा T20 टीम की जो सिलेक्शन है। आपको लगता है कि इस क्रिकेट बोर्ड को तो हम चले मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे, लेकिन जो प्रीवियस मैनेजमेंट थी जिसमें इंतजाम शामिल हैं, जिसमें सरफराज खुद थे, मिकी आर्थर थे, आपको लगता है कि इनसे भी कम अज कम इनके भी प्लानिंग पे बात की जानी चाहिए कि इतने अहम टूर जो पाकिस्तान के फ्यूचर में आने थे, इन्होंने किसी से बात ही नहीं की हुई थी और पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में वो पेसर ले जाने पड़े जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और शायद ये इनसे भी नाइंसाफी है कि इनसे हम एक्सपेक्ट करें कि ये अपने 4थे-5वें टेस्ट में इंग्लैंड को उड़ा के रख दें, वसीम वकार बन जाए। आई थिंक एहतसाब का फिर इंतजाम और हमारे जो प्रीवियस मैनेजमेंट उनका भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वो आप जैसे आप कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो फ्यूचर के लिए ग्रूम करते हैं अपने यंगस्टर्स को, अपने प्लेयर्स को, और आगे जाने वाले जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं आप उनको हाईलाइट कर। यहाँ पे पाकिस्तान को बल्कि ये भी एडवांटेज था कि पाकिस्तान पहली दफा हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में 29-30 प्लेयर्स लेके गया, तो आपके पास इतनी चॉइस वहां मौजूद है। फास्ट बॉलर्स में जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कदम, लेकिन हम लेके गए सोहेल खान को, इमरान खान जूनियर को और इसके साथ साथ मूसा को, और हमारे टेस्ट में थे नहीं। आपको लगता है कि हमने, रमीज राजा ने शुरू में आपको याद होगा उन्होंने ये बयान दिया था जो डॉन अखबार में पब्लिश हुआ कि हमें 30 रुकनी स्क्वाड में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमें आमिर, वहाब, सोहेल खान को इस्तेमाल कर लेना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन हमारी तो वही सोच अटकी भी थी कि हमने नसीम और शाहीन को वसीम वकार बनाना है।
बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि भाई ये इनएक्सपीरियंस बॉलर है, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आपने भी कहा कि बिल्कुल टैलेंटेड बॉलर है, लेकिन इनएक्सपीरियंस तो है ना, क्योंकि अभी कल की ऑब्जर्वेशन एक फॉर्मर क्रिकेटर जो है उन्होंने भी ये कहा कि नसीम शाह बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट होंगे, लेकिन प्लेयरली थके हुए लग रहे हैं। ठीक है, लुकिंग वेरी टायर्ड इन हिज थर्ड स्पेल। शिक्षा के हवाले से बात करेंगे। एक हमारा इस पर जो है न्यूज अपडेट का टाइम हो गया। न्यूज अपडेट से वापस आकर फिर साउथहैम्पटन टेस्ट में जो पाकिस्तान को बैटिंग का चैलेंज है, क्योंकि विशाल साहब ने जैसे कहा कि इस पर तो विकेट बहुत अच्छा लग रही है, लेकिन पता नहीं जब पाकिस्तान बैटिंग करने आएगा तो हमारे बैट्समैनों की क्या उस पर पोजीशन होगी, इसको डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। क्यों देर करें वो कहने में जो दिल में है। कोका कोला, अब खुलें दिल। इतने में खुशामदीद। तो साउथहैम्पटन टेस्ट का दूसरा रोज और इस वक्त इंग्लैंड का स्कोर 438 रन पर 4 खिलाड़ी आउट और 236 रन पर क्रॉली खेल रहे हैं, जिनकी इससे पहले सिर्फ 350 थी सर टेस्ट क्रिकेट के अंदर। 28 रन का उनका एवरेज था। उनका फर्स्ट क्लास कैरियर का जो एवरेज है 30 रन। लेकिन क्रॉली की बैटिंग पर उन्हें हमें बिल्कुल जो है सराहना चाहिए, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन आप अपने बॉलिंग स्टैंडर्ड का फिर हम क्या अंदाजा लगाएं कि एक ऐसा प्लेयर जिसके इंग्लिश क्रिकेट में स्टैट्स इतने हाई नहीं थे, वो 236 पे कर रहा है, खेल रहे हैं। मोहसिन खान ने डबल सेंचुरी की, माजी में जहीर अब्बास ने की, या अगर किसी बड़े प्लेयर ने, तो वो ग्रेड्स में शुमार होने लग गए। आपको लगता है कि पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक पर हम इस वक्त क्या एनालिसिस करें? अगर जॉक क्रैली जैसा एक मैं कहूँगा उनका मीडियोकर रिकॉर्ड है, आई एम नॉट सेइंग कि वो मीडियोकर प्लेयर हैं, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड बड़ा मीडियोकर था। 236 कर गए हैं। हमारी बॉलिंग का स्टैंड करती है। जी हाँ, बिल्कुल गफार, ये एक डेफिनेटली मैं कहूँगा कि काफ़ी शॉकिंग है कि जो बात कही जा रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जो हैं ये शायद बहुत जल्दी कह दिया गया कि मुस्तकबिल के वसीम और वकार साबित होंगे, लेकिन ये शॉकिंग है कि 1 या 2 विकेट से ज़्यादा नहीं ले पा रहे। और इसमें जब पहले 2 टेस्ट में आपने वो परफॉर्मेंस देख ली, उसके बाद काफ़ी सीजन जो क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स, उन्होंने बात की कि आप इसमें सोहेल खान को लाएं जो 2016 में हाईएस्ट विकेट टेकर था पाकिस्तान का, उसको लेके आए। और भी पाकिस्तान इस तरह प्रैक्टिस गेम में इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतनी ब्रिलियंट आउट स्विंगर है उनकी, तो वो मैं समझता हूँ अगर सोहेल खान और अब्बास की जिस तरह नैगिंग लेंथ है, वैसे बॉलर्स अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो इंग्लैंड के बैट्समैन प्रेशर में आते हैं। लेकिन आई थिंक उससे भी फिर अगेन वही बात आती है कि बॉलर्स की बॉलिंग भी काफी मीडियोकर हो गई, लेकिन उसके हिसाब से फील्ड प्लेसिंग भी एक दफा भी अजहर अली ने उनको नहीं दी। स्पिनर्स के ऊपर भी कोई क्लोजिंग फील्डर तो पूरे टेस्ट मैच में वो लाए नहीं। मेरा ख्याल है उनको पता ही नहीं कि क्लोजिंग फील्डर भी कोई चीज होती। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो बिल्कुल इसका फेलियर लग रहा है, जबकि थोड़ा सा एक बैटिंग विकेट आया है, तो बॉलिंग विकेट ओवरकास्ट कंडीशन में कुछ थ्रेटनिंग लग रहे थे। लेकिन डेफिनेटली हर तरह के विकेट पे बॉलर एक्सेल करे तभी तो उस बॉलर की कोई क्लास होती है या क्लास मानी जाती है। तो यहाँ पे वो लग रहा है 438 for 4 में आप देख लें कि 600 पे भी वही 4 ही आउट। क्रॉली खेल रहे हैं, 127 में बटलर खेल रहे हैं, दोनों के कैरियर जो है वो बूस्ट कर दिए गए हैं पाकिस्तान की इस बॉलिंग के सामने। इन्होंने जो परफॉर्मेंसेस दिए शायद इनके अगले 2 सीजन तो पक्के हैं। लेकिन आप समझते हैं कि मुझे तो लगता है रिशाद साहब के शायद अगर क्रॉली 300 यहाँ कर जाएं और उस वक्त शायद बटलर उनसे तेज खेलते हैं, अराउंड 550-600 के करीब इंग्लैंड जा सकता है। उसके बाद जब पाकिस्तान बैटिंग करने आएगा, ऑब्वियसली इतने रन कराने के बाद तो कोई भी टीम आप पे बहुत अटैक करेगी। आपकी बैटिंग पहले ही बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त परेशानी में है, तो आप क्या आगे जो है वो फोर्सी कर रहे हैं इस टेस्ट में? जो पाकिस्तान का जो आपको फ्यूचर नजर आ रहा है वो क्या देख रहे हैं आप? जी एक्चुअली रफर, ये बात जो आपने बीच में भी कही थी कि जो डिस्कस भी हम कर रहे थे कि इसी पिच पे अगर ये फ्लैटेस्ट विकेट है जो कह रहे हैं इंग्लैंड के क्रिटिक्स, तो सच्ची बात तो ये है कि भाई अगर इंग्लैंड 550 करता है तो कम से कम हम 400 तो करें। अगर हमारी बैटिंग लाइन उसके लिए वो है और इतना फ्लैट विकेट है, उसके कैपेबल बैट्समैन हैं जो आपने कहा गया, तो कम से कम 400 तो करें, 390 तो करें, कोई ऐसा टोटल तो करेंगे वो कहा जाए। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस वक्त इंग्लैंड के स्कोर के जवाब में हमारे प्लेयर जिस तरह से आउट होंगे, यही पिच इतना ड्रेडफुल हो जाएगा और आपको लगेगा कि हमारे प्लेयर जो है वो कोई सेंचुरी डबल सेंचुरी करें तो हम भी जरा एटलीस्ट ये खुश हो जाएं कि हमने इस टेस्ट में फाइट की। रिशाद साहब का पॉइंट बिल्कुल ठीक है, पिच के ऊपर तो आप कम से कम अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं। आखिर में अगर इस पार्ट में अगर आपसे पूछूं, पाकिस्तान की T20 टीम का ऐलान हुआ जहां हफीज, शुएब मलिक और इमरान वहाब रियाज की वापसी भी, अगेन वो ठीक है उस फॉर्मेट के लिहाज से, लेकिन दुनिया भर में ये हो रहा है रिशाद साहब के टेस्ट फॉर्मेट के अंदर आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स खिलाते हैं। हमने यहाँ पर नसीम को, शाहीन को, इवन रिजवान अभी यंग है, हैदर अली को रखते हुए एक बार हमको चांस हमने नहीं दिया।
हमने ऑपोजिट नहीं कर दिया, हम T20 के अंदर एक्सपीरियंस पे जा रहे हैं और हमारी टेस्ट टीम में इनएक्सपीरियंस लड़के खेल रहे हैं। दुनिया भर में इससे उलट हो रहा है, या तो वो सब गलत है या हमें समझ नहीं आ रही है। जी हाँ, नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई मेथड या कोई पॉलिसी या कोई प्लानिंग पीसीबी की नजर नहीं आ रही। बिल्कुल आपकी बात सही है। वैसे ये अलग बात है कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि शोएब मलिक या हफीज को रिटायर हो जाना चाहिए था। ऑनेस्टली मैं नहीं समझता हूँ कि उनको अब तक लिंगर ऑन करना चाहिए था, लेकिन अगर T20 में आप इतने एक्सपीरियंस लोगों को खिला रहे हैं तो टेस्ट क्रिकेट में आप यंगस्टर्स को एक्सपोज कर रहे हैं उन कंडीशन में। इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज जीत के आ रही है, तो हमें अपनी बेस्ट और सबसे ज्यादा बैलेंस्ड 11 को उतारना चाहिए था। हमें हर प्लेयर्स की हर चीज पे नजर रखनी चाहिए थी, क्या उनकी बॉलिंग कैपेबिलिटी, उनका स्टेमिना, हर चीज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्लानिंग इतने हैवी वेट सपोर्ट स्टाफ के अलावा के बावजूद नजर नहीं आ रही। तो सपोर्ट स्टाफ तो बहुत हैवी है लेकिन परफॉर्मेंस बड़ी वीक, और यही वो कंसर्न है। लेकिन बहरहाल अब क्या कह सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए तो क्रिकेट बोर्ड यकीन तौर पर आर्गूमेंट कर सकते हैं, या हमारे जो टीम मैनेजमेंट भी कि ज्यादा अरसा नहीं हुआ। लेकिन बात यह कि अगर क्रॉली आकर अपने 9वें या 10वें टेस्ट में 236 कर सकते हैं और साथ साथ बटलर मुश्किल वक्त में पहले एक मैच जितवाया, अब सेंचुरी बना सकते हैं, तो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स आखिर वो जो है कब परफॉर्म करेंगे, ये बड़ा लम्हा फिक्री है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रीसेंट हायरिंग हुई है, स्पेशली हाई परफॉर्मेंस सेंटर और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, उन पर इरशाद साहब की जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन जानेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कोका-कोला, अब खुले दिल। तो साउथहैम्पटन टेस्ट में तो इंग्लैंड का स्कोर 444, 4 विकेटों के नुकसान पर, क्योंकि वहां कुछ नहीं हो रहा, तो हम भी इस टॉपिक से हटकर इरशाद साहब दूसरे टॉपिक पे आए थे, क्योंकि वहां तो इंग्लैंड ने, क्रॉली ने और बटलर ने पाकिस्तान की बॉलिंग को बिल्कुल फ्लैट किया हुआ है। कैप्टनसी हमारी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। रिसेंट हायरिंग हुई है, हमने सकलैन मुश्ताक, नदीम खान को हायर किया, यूनुस खान वहां गए। हायरिंग बहुत बड़ी बड़ी हो रही है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इसका हमें कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा, हम कोई ऐसी प्लानिंग कर पाएंगे? क्योंकि शायद जैसे मैंने कहा कि अब जो हम भुगत रहे हैं, पिछले भी बहुत सारे ब्लंडर्स हैं, लेकिन डू यू थिंक कि जो हमारे बड़े नाम आए हैं, टीम मैनेजमेंट में इनके आने से फिलहाल तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कोई फ्यूचर में आप होपफुल है कुछ हो सकता है? नहीं, क्वाइट फ्रेंकली मैं नहीं होपफुल। इसलिए देखिए वजह क्या है, आप 6 बेस्ट आदमी, सबसे इंटेलिजेंट, जिनका तजुर्बा हो, उनको हायर करें, बजाय इसके कि 24 आदमी हायर कर चुके हैं अब तक, किए जा रहे हैं, मजीद को ऐड दे दिया। सपोर्ट स्टाफ का हम अक्सर देख रहे हैं यहाँ पे। कौन सा कोच था जब इमरान खान ने 98 का वर्ल्ड कप जीता था, और उस जमाने में इनफैक्ट हजारों ऐसे इंस्टेंसेज हैं कि कौन सा कोच था। लेकिन बात दरअसल यह है कि जी हाँ, कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक क्रिकेट को आप सुपर कॉम्पिटिटिव करें, एक फास्ट पिचेस बना दें। कब से कह रहे हैं, डेनिस लीजी ने कब से कहा था कि फैसलाबाद की पिचों को दफन कर दो, शायद तेज हो जाए। तो ठीक, इतने फास्ट आप विकेट बनाए। यहाँ पे मैंने एक वाकया एक प्रोग्राम में पहले आपको बताया था कि एक जमाने में लाहौर गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो वहाँ पे ग्राउंड्समैन को सस्पेंड कर दिया था मोहम्मद हफीज की शिकायत पे, कि उन्होंने कहा था कि मोहम्मद हफीज ने इसकी कंप्लेन की है कि इसने फास्ट विकेट बना दिया, हमारी टीम 140 पे आउट होगी, तो उसको सस्पेंड कर दिया ग्राउंड्समैन को। ये क्या अप्रोच है? आप फास्टेस्ट विकेट बनाएं, टीम को 100 पे आउट होने दें। कितनी दफा 100 पे आउट होंगे? 10 दफा 100 पे आउट होंगे, फिर 500 भी करेंगे दुनिया में जाके। वो ठीक है। आप स्लो विकेट्स पे, जैसे बिल्कुल इससे पहले भी हमारी बात हो रही थी, यूएई में जाकर सेंचुरियों के ढेर लगा दें। आप उन डेड विकेट्स पे जाकर पाकिस्तान में सेंचुरी के, अभी आप देखिए कि जिम्बाब्वे आएगी, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ 4 सेंचुरी मारेंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब बहुत चंद दिनों के लिए। तो मतलब इसका फायदा क्या? यही तो टूर था जिसपे मैटर करता है, ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था जिसपे मैटर करता है। स्प्लिट अगर आप यू नॉट मेजरिंग अप टू दैट, तो फिर फायदा क्या? तो ये मैं समझता हूँ उनका जो क्या है कि मादी राय, उस पर लोग काफी उन पर इतराज करते हैं कि एक बात उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे पुराने बड़ी ठीक की कि अगर आपने थोड़े पे खुश होना है और आपने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराना और जो बाकी जीतों पे खुश होना है, तो आपकी क्रिकेट का क्या यही मेयार रह गया? मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा समझ किया कि हम शायद इसी पर खुश हैं कि अभी जिम्बाब्वे आएगी, हम उनके खिलाफ जीत जाएं और रिवाइवल ऑफ क्रिकेट को सेलिब्रेट कर लें। लेकिन जो हशर हमारी टीम का ऑस्ट्रेलिया और अब इंग्लैंड में हो रहा है, इसका भी तो सर कोई जवाब होना चाहिए। इसका तो ये तो मेन सवाल है, ये तो असल इशू है। और इससे बिल्कुल अगर पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की टीम, उनका कैप्टन इस बात को सब ऑन नहीं करते कि हमसे वाकई गलतियां हुई, हम लोगों ने गलत असेस किया इंग्लैंड टीम को, इंग्लैंड के पिचेस को, और डेफिनेटली अजहर अली में कैप्टनसी के वो जरासीम नहीं है, तो फिर हम उनको चेंज कर
रहे हैं। अगर इस तरह के आप बोर्ड फैसले करें तो फिर भी चले जाते जाते दो सवाल के बावजूद आपसे करूंगा। पहला सवाल तो ये कि एजाज अहमद जूनियर जिनकी क़यादत में पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट जिस टीम में जीता उनको आपने हटा दिया। कबीर खान जो अफगानिस्तान के जाके हेड कोच बने हैं, उन्होंने पाकिस्तान में भी अपना नाम कमाया, उनको बड़ा हाई रेट करते हैं क्रिकेटर्स भी। साथ जलालुद्दीन पाकिस्तान के सबसे पहले मायूस होकर पाकिस्तान से चले गए। हमने कायदान ट्रॉफी जीतने वाले पिछले टूर्नामेंट के विनिंग कोच को हटा दिया। इट मेक सेंस? नहीं, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। लेकिन मैं आप उसका जवाब भी आपको दे दूं, क्योंकि ये कोच जो हैं ये इंडिपेंडेंट माइंड के लोग, ठीक है, ये डिसएग्री करते हैं, ये अपनी राय खोल के देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे यस सर ये नहीं करते। अपनी टीम्स को डेफिनेटली हाईली ट्रेन करते हैं। फेवरेटिज्म हो रहा है सर, आपको लगता है? फेवरेटिज्म हो रहा है डेफिनेटली। मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म चलता है, लेकिन अगर आप किसी 24वें टूर्नामेंट के कोच को नहीं खिलाएंगे तो कोई भी शख्स इस लॉजिक को तस्लीम नहीं करेगा। जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और जो लोग तनकीद करते हैं एक के बाद एक आप उनको जवाब दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप उन प्लेयर्स के पास खुद जाएं जो तनकीद करते हैं, उनसे पूछेंगे वो चूंकि सैटरडे हम थोड़ा सा वीकेंड के मौके पर शो करते हैं, इतने क्रिकेटर हायर कर लिए कि अब मीडिया को क्रिकेटर मिलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये काम बोर्ड ने अपने लिए मुझे लगता है बड़ी प्लानिंग से सॉल्व कर लिया है। आपको लगता है क्योंकि ज्यादातर जो लोग आउटस्पोकन थे बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड में बिल्कुल जनाब बिल्कुल सही बात है। और ये एक बात मैं कहूँगा कि इस मौके पर मुझे जो कदर मरूम याद आते हैं, या फिर ये सरफराज नवाज जो कि जिन्होंने असाइलम ले लिया इंग्लैंड में। लेकिन ये कि ये लोग बहरहाल कभी भी उस तरह से यानी कभी बीसीबी की बताई हुई लाइन पे नहीं चले, इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट हमेशा एक व्यू दिया। ठीक है शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और कोशिश की पुरानी जो पाकिस्तान क्रिकेट की साउथहैम्पटन टेस्ट में परफॉर्मेंस बुरी है उस पर तो बात करें, लेकिन ओवरऑल जो रूट कॉजेज हैं, डिसीजन मेकिंग्स हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, अगेन आई एम वेरी होपफुल कि कम से कम जो आपने बड़े नाम हायर किए शायद वो कुछ कंट्रीब्यूट करें। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो बहुत खराब है और शायद इसकी जिम्मेदार पीछे वाले भी हैं। हमने जो मिसबा को कोच बनाया इसी क्रिकेट बोर्ड ने, वो भी शायद आई थिंक कभी ना कभी आपको रिव्यू करना पड़ सकता है। अजहर अली कैप्टनसी का जो डिसीजन है वो बहुत टेरेबल साबित हो रहा है, वो भी इसी बोर्ड ने लिया है। तो शायद शाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि गलती एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है। आप मीडिया को कॉन्फिडेंस में लेके, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके चीजों को सुधार भी सकते हैं। लेकिन शायद हम उस अप्रोच पर हैं कि जो फैसला हमने कर लिया है वो ठीक है। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का मुझे फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में तो अल्लाह ही हाफिज जो है वो दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया। अब आपसे पीर को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।